everyone, this is Shweta Singh and a very warm welcome to Textbook Super Coaching. हम यहाँ पर कर रहे हैं सीरीज 2 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्योर शॉर्ट साइंस के टॉपिक्स, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें साइंस के। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिजिक्स के वो सारे फॉर्मूले एक सिंगल वीडियो में, जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम एक एक करके पूरे कंप्लीट फिजिक्स के वो सारे फॉर्मूले कवर करेंगे जिन पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं और कुछ साथ में एग्जाम्पल्स भी। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और यहाँ पर सबसे पहले जो फॉर्मूले जिन पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, जहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और टी क्या होता है, टाइम, जो कि सेकंड्स में होता है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और टाइम सेकंड्स में। ये जो तीन फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, जिसमें कि एस क्या होता है, एस होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो तीन फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वो किसके लिए होते हैं, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तब हम ये तीन फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक ट्रेन है जो रेस्ट पर है और देन वो एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। तो आपको वेलोसिटी बतानी है ट्रेन की इन 5 सेकेंड्स। तो आप कैसे करेंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जो कि आपको बता रहा है u0 है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और किस रेट से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो a की वैल्यू दी हुई है हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, और हमसे पूछा है v कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 5 सेकेंड में। तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u is 0, a is 5 and t is 5 सेकेंड। आपका आंसर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करने हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर गिवन हो, अकॉर्डिंगली आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम आते हैं अगले फॉर्मूले पे जिस पर क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यूनिट आपको पता है मास केजी में होगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और फोर्स होगा न्यूटन में। ठीक है, एंड इस पर एक क्वेश्चन अगर हम देखें कि किस तरह से पूछा जा सकता है, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा, यानी डिसेलरेशन है 50 न्यूटन, और जो जिस पर अप्लाई हो रहा है उसका मास है 20 kg, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, जिस पर ये रिटार्डिंग फोर्स लगता है, और आपसे पूछा है कि कितना समय लगेगा उसको रुकने में। तो एज आई सेड कि यहाँ पर u हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, आपको दिया हुआ है कि वो स्टॉप हो रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। जो आपको मास दिया है बॉडी का वो 20 kg है, और जो रिटार्डिंग फोर्स उस पर लग रहा है वो है 50 न्यूटन का। ठीक है, आपसे पूछा है कितना टाइम लगेगा उसको रोकने में। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास v है, हमारे पास u है, हमारे पास a नहीं है, हमारे पास a नहीं है कि हम t निकाल सकें। तो हम सबसे पहले a निकालेंगे। आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मास। तो 50 न्यूटन ओवर 20 kg, आपका आंसर आता है 5/2। लेकिन ये डिसेलरेशन है, रिटार्डिंग फोर्स है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 माइनस 5/2t। तो -15 इज इक्वल टू -5/2t, और आपका आंसर आ जाएगा
6 seconds. t is equal to 6 seconds. तो कुछ इस तरीके से हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पहले अप्लाई किया एक्सेलरेशन निकालने के लिए, उसके बाद फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पर इसको अप्लाई किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पर. अगला जो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पर आप क्वेश्चंस देखते हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट. कि जो आपका इनिशियली जो सम होता है मोमेंटम का दैट इज इक्वल टू फाइनल जो मोमेंटम है उनके सम के बराबर हमेशा होगा अगर कभी भी कोलिजन हो रहा है. ठीक है. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियली जो मोमेंटम है उसका सम दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि सम ऑफ द मोमेंटा फाइनली जो हमें मिलता है. और ये कहाँ से डिराइव हुआ है? फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं. एक बुलेट है जिसका मास जो है 50 ग्राम्स है और वो एक गन से फायर होती है जिसका मास 1.5 kg है. रिकॉइल वेलोसिटी गन की 5 सेकेंड है, आपको वेलोसिटी ऑफ द मजल निकालनी है. तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और यहाँ पर मैं गन को m मतलब g से और जो बुलेट है उसको b से डिनोट कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो उस हिसाब से m g u g जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है प्लस m b u b क्या है? बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू m g v g यानी कि गन की फाइनल वेलोसिटी प्लस m g u v सॉरी m b v b, यानी v b क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तो m g u g प्लस m b u b ये आपका इनिशियल सम है मोमेंटम का, और जो m g v g m b v b है इनका सम जो है वो फाइनली है. ओके, अब इनिशियली दोनों हम रेस्ट पे कहेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, राइट. दैट इज इक्वल टू, अब एक मास जो है 50 ग्राम है और एक मास 1.5 kg, हमें ये सेम यूनिट में लेना होगा. तो हम क्या करते हैं, हम इनको ग्राम्स में ले लेते हैं. तो गन का मास हो जाएगा 1500 ग्राम्स, राइट, इनटू हमें रिकॉइल वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 50 ग्राम्स बुलेट की, और हमें वी भी निकालना है इसमें. ठीक है, तो ये आ जाएगा -1500 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 इंटू वी बी. ठीक है, अब ये हो जाएगा 50 -1500 इंटू 5 और यहाँ पे 50, और हमारा आंसर आ गया v इज इक्वल टू -50 मीटर पर सेकेंड. तो v हमें माइनस में जो है नेगेटिव साइन, जस्ट दी ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज गन जो है वो रिकॉइल हो रही है तो इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है इसीलिए. तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 150 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जो गन है वो, जो बुलेट है वो आगे की तरफ जा रही है और गन जो है वो रिकॉइल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो आप mg vg को यहाँ पर नेगेटिव में ले सकते थे. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम दूसरे फॉर्मूले पर. जो अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है दैट इज वर्क डन का फॉर्मूला जिस पर क्वेश्चन आते हैं. वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा जूल्स में, फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में. तो इस पर कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? तो भाई देखिए, आपसे पूछा गया इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री. तो वी नो दैट W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. तो जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पर जो आपका वर्क डन आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में, यानी कि जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एंटी पैरेलल टू ईच अदर.
नेक्स्ट फॉर्मूले यहाँ पर दो हम देख रहे हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज इक्वल टू mgh, जिसमें मास दिया हुआ है केजी में, ठीक है, मास इज इन केजी। आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h इज दी हाइट, कितनी हाइट पर है, तो वो हो जाएगा मीटर में। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में हो जाएगा, जूल्स में। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर, जहां पर काइनेटिक एनर्जी जूल्स में, और मास हो गया केजी में, और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड में। यहां पर साथ में एक और फॉर्मूला बता दूं, जहां पर रिलेशन है आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। मोमेंटम इज इक्वल टू √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी 2mke, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। जस्ट हमने इसको रीअरेंज किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर आपको क्वेश्चंस दिखते हैं। चलिए, तो अब इन पर कुछ सवाल करते हैं। दो बॉडीज हैं इक्वल मासेस के, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, v एंड 3v उनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज हैं। आपको बताना है उनकी काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रेशियो होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, मास दोनों के बराबर हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर v स्क्वायर ओवर 3v स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर ओवर 9v स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा 1:9, ऑप्शन सी। ओके, एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 100 न्यूटन वेट एक ऑब्जेक्ट का है एंड उसको रेज किया जाता है 15 मीटर हाइट पे। तो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस ऑब्जेक्ट के पास। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और वेट क्या होता है mg, जो हमें दिया हुआ है 100 न्यूटन, और h हमें दिया हुआ है कितना 15 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा 100 इंटू 15, यानी कि 1500 जूल्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, सो एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए। दो बॉडीज हैं जिनके मास 3 kg और 5 kg है, और इनका मोमेंटम सेम है। तो आपको इनकी काइनेटिक एनर्जी के बीच का रेशियो निकालना है। तो अभी हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से मोमेंटम से रिलेट करती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। मोमेंटम दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। So kinetic energy of 1 over kinetic energy of 2 is equal to m2 over m1, और वो कितना हो जाएगा 5/3, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। हम आते हैं अगले फिजिक्स के फॉर्मूले पर, जिस पर सवाल पूछा जा सकता है आपसे, और कई बार पूछा गया है। पार इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। पर यूनिट टाइम कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज पार। या फिर हम कहें कि कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज आल्सो इक्वल टू पार। तो पार की जो यूनिट होगी वो वॉट में होगी, ठीक है। किस में होगी, वॉट में होगी। वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम जूल्स में, टाइम होगा सेकेंड्स में, ठीक है। ओके, और वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड ये जूल्स में। अब कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर जिसका इस्तेमाल किया जाता है 800 kg वाटर को लिफ्ट करने के लिए, ताकि उसको हम एक टैंक में स्टोर कर सकें। कितनी हाइट पे, 1500 सेंटीमीटर हाइट पे। और आपको बताना है कि वो 20 सेकंड में, 20 सेकंड के लिए लिफ्ट किया जा रहा है 1500 सेंटीमीटर की हाइट पर स्टोर करने के लिए 800 kg पानी को। तो पावर आपके इलेक्ट्रिक मोटर की कितनी होगी, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh, राइट, ओवर टाइम। अब मास कितना दिया हुआ है 100 kg,
एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें यूज करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितनी दी है 1500 सेंटीमीटर, तो पहले हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 15 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6000 वॉट। तो आपको किलोवाट में आंसर करना है, इट विल बी इक्वल टू 6 किलोवाट। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम, लेकिन किस फॉर्मूले पर बेस्ड होगा? हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ग्रेविटेशन से है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इंटू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो अगला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं वो है F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो F क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स, G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 दोनों का मासेस जिन बॉडीज के बीच में भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन है, और R उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पे? तो ये रहा एक सवाल, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस हमने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? सेम रहेगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स घट जाएगा, या 4 टाइम्स घट जाएगा? तो अब हमने अभी देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। हमने मास को नहीं छेड़ा है यहाँ पर, केवल इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया है, यानी कि r डैश इज इक्वल टू 2r, and you know that force is inversely proportional to r square. तो f dash over f is equal to r square over r dash square, यानी कि r square over 2r square is equal to f dash is equal to f into r square over 4r square। तो f बाय 4, तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना डिक्रीज हो गया? 4 टाइम डिक्रीज हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अगला फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैसे तो हमें अर्थ के लिए इसकी वैल्यू पता ही है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इस पर इसका जो फॉर्मूला है G इज इक्वल टू GM ओवर r स्क्वायर, जहां पे G आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M इज द मास ऑफ द प्लैनेट, और R आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो बेसिकली इसको रेडियस के बराबर लिया जाता है आपके प्लैनेट के। तो G इज इक्वल टू GM ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक टेनिस बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा जाता है और वो मैक्सिमम हाइट अटेन करती है 20 मीटर। कितनी वेलोसिटी से उसको भेजा गया होगा? तो आपका एक ऑब्जेक्ट है जो अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा गया है और मैक्सिमम हाइट अटेन किया 20 मीटर। तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 0। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है जिससे उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया होगा, ठीक है। सो कैसे निकाल सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से आप निकाल सकते हैं। v यहाँ पर 0 है, u आपको निकालना है। अब g, a क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो आप माइनस g रहेंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो माइनस g इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। ओके, माय मिस्टेक, यहाँ पर हाइट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज ना करके हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो 0 और u हमें निकालना है, और 2 इंटू माइनस जी, और यहाँ पर s की जगह आ जाएगा हाइट, यानी कि माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू जी की जगह हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। और h क्या हो जाएगा? 9.8 की जगह मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। हाइट हमें दिया हुआ है 20 मीटर, तो हमारा u स्क्वायर आ जाता है 400। तो इस हिसाब से u कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं जिस पर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बोलूंगी, न्यूमेरिकल
तो नहीं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती है। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm/r, जहां पे m इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड r इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, या मैं बोलूँ कि नॉर्मली ये प्लैनेट के आप रेडियस के बराबर लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। डू रिमेंबर, एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसी तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू √gm/r, ये भी मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट पर डिपेंड कर रहा है, बट नॉट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद आता है वेट। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, इस पर भी सवाल आ सकता है। सो W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली, सो वेट का जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा, और मास केजी में, और जी आपको पता ही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, राइट। थ्रस्ट पे फॉर्मूला पूछा जा सकता है। सो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट जो आप वो फोर्स अप्लाई होता है किसी सरफेस पर, किसी सरफेस पर यूनिट एरिया जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। सो बेसिकली मैं कहूंगी थ्रस्ट क्या हो जाएगा, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई हो रहा है वो प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो अप्लाई हो रहा है वो प्रेशर है। एंड थ्रस्ट क्या है, जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा होता है वो कहलाता है थ्रस्ट, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। ओके, सो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट ओवर एरिया, जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल आ जाता है स्पीड। तो साउंड की स्पीड अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, तो जब भी हम वेव के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, इस पर फॉर्मूला आ सकता है, जहां पे v क्या है, स्पीड ऑफ द वेव, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ। इस पर सवाल पूछा जा सकता है। तो स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हर्ट्ज में या सेकंड इनवर्स में, और वेवलेंथ हो जाएगा मीटर में। दूसरा जिस पर सवाल पूछा जा सकता है कि स्पीड जो होगी किसी, या कहूँ कि वेलोसिटी जो होगी किसी वेव की, दैट इज फ्रीक्वेंसी, माय मिस्टेक, फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। व्हाट इज दिस, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किस में लेंगे, सेकेंड्स में। ओके, और फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू c/v, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि किसके बराबर आप लेंगे, 3 into 10 raised to power 8 meter per second divided by speed of light in that particular medium, ठीक है। और आप इसको याद रखेंगे n2 over n1 is equal to v1 over v2, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब इस पर सवाल कैसे पूछा जा सकता है, आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यू दी गई है ग्लास और वाटर की 3/2 और 4/3। तो आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास और वाटर में, राइट। तो जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ग्लास ओवर वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वाटर, that will be equal to refractive index of water divided by refractive index of the glass, ठीक है। सो NW हमारा कितना है, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 4/3 डिवाइडेड बाय ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ, 3/2। सो ये कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 8/9, और हमारा आंसर आएगा 8:9। ओके, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं।
फिर इस पर कम सवाल देखा गया है, लेकिन फॉर्मूला है जो जिस पर पूछा जा सकता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में नंबर ऑफ इमेजेस पे दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन द मिरर -1। ठीक है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन टू मिरर्स, और इसको फिर माइनस उसमें से कर देना है 1 को। जैसे कि ये सवाल, एक लाइट बल्ब है दैट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स जो कि 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। आपको बताना है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री -1, तो ये हो जाएगा 4 - 1 एंड आंसर इज 3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, अगला जो फॉर्मूला जिस पर फिजिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं दैट इज द मिरर इक्वेशन। आपको डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला पूछा जा सकता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, एक डिफेंस एग्जाम में, कि जो मिरर इक्वेशन है वो किस केस में प्लेन मिरर पर वैलिड होता है, कब वैलिड होता है प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि प्लेन मिरर के लिए जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है और जो इमेज का है वो मिरर से बराबर होता है, तो v इज इक्वल टू -u। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि v इज इक्वल टू -u जिस कंडीशन पे है, तो हम कह सकते हैं भाई उस केस में जो मिरर इक्वेशन है वो मिरर प्लेन मिरर पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है। ठीक है, सो अगर मैंने फोकल लेंथ को इन्फिनिटी रख दिया तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/∞, यानी कि 1/v + 1/u इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1/v इज इक्वल टू -1/u, और या मैं कहूँ v इज इक्वल टू -u। तो जब फोकल लेंथ इज इक्वल टू इन्फिनिटी तब वो प्लेन मिरर पर वैलिड होगा। फिर मैग्निफिकेशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ द इमेज, जो इमेज की हाइट है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, या फिर -v/u। v क्या है, इमेज का डिस्टेंस मिरर से, एंड u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। फिर इसी तरह लेंस फॉर्मूले पर आपको बेस्ड सिंपली फॉर्मूला पूछा जा सकता है, कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन आपका दिया हुआ है, इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, पार जो होगी, पार ऑफ लेंस दैट इज गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ किस में होगा, मीटर में, और जो आपका पार होगा वो डायप्टर में, पार डायप्टर में और फोकल लेंथ मीटर में, तो पार इज 1/f। ठीक है, जब पार की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बताता है, जब पार किसी की नेगेटिव होती है तो रियल, सॉरी माय मिस्टेक, मैं मैग्निफिकेशन की बात करना चाह रही थी। मैग्निफिकेशन जब किसी की पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन किसी की नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, पार अगर पॉजिटिव है तो यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, अगर पार नेगेटिव में आ रहा है तो यानी कि ये कॉन्केव लेंस की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि ये सवाल, इफ वी आर हैविंग अ कॉन्केव मिरर एंड कैंडल, कैंडल की जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है, इमेज की 21 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज की हाइट ओवर ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज की हाइट कितनी बताइए, 21 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 14 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, यानी कि 1.5। सो द राइट आंसर हियर इज 1.5, ऑप्शन सी। एक और सवाल, एक ऑप्टिशियन है जिसने पार कितनी प्रिस्क्राइब की हुई है, -0.5 डायोप्टर। तो कौन सा लेंस होगा,
कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, या फिर कॉन्केव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर या 50 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव में पार है तो डेफिनेटली कॉन्वेक्स तो नहीं होगा, कॉन्केव में से ही होगा, तो ए और बी तो नहीं होगा। अब पार इज इक्वल टू 1/f मैंने आपको बताया, यानी कि 0.5 इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब क्या हुआ, f इज इक्वल टू 1/0.5, राइट, यानी कि 10/5 एंड इज इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ 2 मीटर। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम के लिए, दैट इज करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। तो करंट जो है वो एम्पेयर में होगा, चार्ज कूलम में, और जो टाइम होगा वो सेकेंड्स में होगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन, जब 0.6 एम्पेयर करंट ड्रॉ करता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट्स के लिए, तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना अमाउंट इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा सर्किट से, 6 कूलम, 0.6 कूलम, 360 कूलम या 36 कूलम। तो हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज I इज इक्वल टू Q बाई T, राइट। तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, यानी कि Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अब हमें करंट दिया 0.6 एम्पेयर, लेकिन जो टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स को पहले हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.6 इंटू 10 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 60, यानी कि 360 कूलम, ऑप्शन सी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला दैट इज V इज इक्वल टू IR। इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो जहां पर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V वोल्ट्स में इसका यूनिट होगा, I इज करंट एम्पेयर में, एंड R इज रेजिस्टेंस ओम्स में। इसके अलावा जिस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ सकता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। तो रो इज द रेजिस्टिविटी और L इज द लेंथ ऑफ द वायर, या जो हमारा जो भी कंडक्टर है, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो R इज इक्वल टू रो L ओवर A। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, a wire is redrawn such that its radius increases to twice the original radius। तो radius डबल हो चुका है, कीपिंग एवरीथिंग एल्स द सेम, बाकी सब चीजें सेम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ये डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4। तो हमने अभी देखा R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो बाकी सब चीजें सेम है, केवल रेडियस चेंज हो रहा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इस हिसाब से R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, या मैं कहूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। फाइन, सो रेजिस्टेंस R डैश ओवर फाइनल रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस, that is equal to R dash, sorry, R square, because inversely proportional over R dash square। अब रेडियस डबल हो गया, तो R dash is equal to 2R, so R square over 2R का स्क्वायर, यानी कि R square over 4R square। तो अब आप देख सकते हैं जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 1/4 हो गया है। सो ऑप्शन डी डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4। Now coming to the next formula जिस पर क्वेश्चन आ सकता है, that is electric power, and electric power is equal to P into VI। ठीक है, electric power is equal to P into VI, जहां पे P is the power वॉट में, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट्स में, और जो आपका I है करंट वो है एम्पेयर में। जैसे कि ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट अ 60 वॉट इनकैंडेसेंट बल्ब इन अ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। तो आपको करंट पूछा है, दिया हुआ है पावर 60 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, या फिर मैं I इज इक्वल टू P ओवर V, यानी कि 60 ओवर 240,
आंसर आ जाएगा 1/4 यानी कि 0.25। सो करंट कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 0.25 एम्पेयर। अगला जो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो है जब रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में अरेंज होते हैं। तो जब सीरीज में अरेंज होंगे तो ध्यान रखिएगा जो करंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, सब में करंट सेम पास होगा। जब आई करंट यहाँ पर पास हो रहा है वो सब में से सेम होगा। ठीक है, जो वोल्टेज होगा, ठीक है, अगर यहाँ V1, V2, V3 लें तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। एंड फाइनली आते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन RS, वो किसके बराबर हो जाएगा? सो RS यानी कि जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। जितनी की रेजिस्टेंस है उन सबको ऐड कर देंगे। लेकिन जब रेजिस्टर्स पैरेलली अरेंज होते हैं, जब रेजिस्टर्स पैरेलली अरेंज होते हैं जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर I करंट यहाँ पर पास हो रही है तो यहाँ से I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3 करंट जाएगी, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो V होगा वो सेम होगा, V सेम होगा सब में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच पॉइंट विल बी, ईच रेजिस्टर विल बी सेम। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, जब पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिस पर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है? दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इस पर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक फाइनली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला है इस पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कितनी हीट रिलीज हुई, दैट हीट डिसिपेटेड दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जहाँ पे I क्या, ये दैट इज हीट डिसिपेटेड जूल्स में, I is the current in ampere, resistance ohms में, and time in seconds. So H is equal to I square R into T. ठीक है, सो इन पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये रहा एक सवाल आपके लिए। 3 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, पैरेलली कनेक्टेड है क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में, आपको टोटल रेजिस्टेंस बतानी है सर्किट की, वो क्या हो जाएगी? 1/3, 2/3, इक्वल या 3 टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो पैरेलली कनेक्टेड है यानी कि 1/RP इज इक्वल टू 1/3 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, तो यानी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R दैट इज इक्वल टू 3/R, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R/3, यानी इक्विवेलेंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का 1/3। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने सारे फॉर्मूले आपके कवर करवा दिए, सारे फॉर्मूले जिन पर आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं CDS 2 2023 में। तो इन फॉर्मूले पर प्रैक्टिस करिए आप क्वेश्चंस की, और एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइए। और जाते जाते जोश कोड का इस्तेमाल करके आपको 90% तक का ऑफ मिल सकता है CDS, FCAT और CAPF सब्सक्रिप्शन पर। रक्षाबंधन सेल इज गोइंग ऑन टिल 31 अगस्त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हियर इज द मैसेज ऑफ द डे, however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. Shweta Singh Textbook, this is my Telegram channel, and Josh is the code of our team. Thank you everyone, take care, Jai Hind.